हेलो एवरीवन। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ज्वालामुखी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि पृथ्वी पर हम होने वाली जो भूकंपीय घटनाएं हैं उसके क्या क्या रीजन्स है, किस प्रकार भूकंप होते हैं और उसके क्या क्या प्रभाव घटित होते हैं हमारे धरातल पर। तो ये सारी बातें हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के दौरान। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम ज्वालामुखी वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बिना उद्देश्य के कोई भी क्लास या कोई भी टॉपिक पूर्ण नहीं होता है। तो जहां तक है हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है जो कि ज्वालामुखी से की बात करें या ज्वालामुखी से रिलेटेड अगर कोई घटना है, तो उस पे हम जो छात्र हैं, जो ज्वालामुखी की संरचनाओं से विस्फोट होने के बाद में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उन सारी जानकारियों को हम लेंगे। उस आधार पर इसका हम पढ़ने का मुख्य उद्देश्य रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी एक छिद्र या दरार है जो पृथ्वी की पपड़ी में होता है। यानी हमारे पास में ज्वालामुखी जो होता है, धरातल जो है उसके अंदर से या आंतरिक भाग से जैसे ही ज्वालामुखी की घटना होने की तैयारी करती है, तो जो दरार या पपड़ी जो है उस पर वो टक्कर मारती है और एक समय में उसको तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद में वो क्या होता है, इरप्शन हो जाता है, उद्गार हो जाता है। और उसी उद्गार के कारण वो धरातल पर आकर एक रूप लेकर फैल जाता है। जब वो टक्कर मारने वाला जो पदार्थ है, जो पिघली अवस्था में है, वो हमारे पास में मैग्मा होता है। और जैसे वो बाहर आकर जम जाता है तो उसको हम लावा की नाम से जानते हैं। अर्थात ज्वालामुखी छिद्र या दरार है जो पृथ्वी की पपड़ी में होता है, जिसके माध्यम से मैग्मा पिघली हुई चट्टान को जो होता है वो मैग्मा होता है, पिघली हुई चट्टान। और जैसे वो बाहर आ जाता है तो वो एक कठोर संरचना बना लेता है, सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में जम जाता है। गैसें भी इसके साथ निकल के आती है, राख और अन्य सामग्री, यानी कई प्रकार के जो फ्रेगमेंटल मैटर्स होते हैं वो भी साथ में आते हैं। ये सब निकलते हैं। तो यही हमारे पास क्या होती है, ज्वालामुखी की घटना या ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब मैग्मा और गैसें पृथ्वी के अंदर से ऊपर उठती है और सतह पर फट जाती है। यानी ये जब अंदर से आएगी तो सतह पर आएगी, सतह पर आते ही क्या होगी, फटेगी, और फटते ही यहां पर इरप्शन हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली सामग्री में लावा, जो सतह के अंदर होगा तो वो मैग्मा होगा, बाहर आएगा तो लावा कहलाएगा। ये चर्चा हमने पहले भी कर ली है। राख, गैसें और चट्टान के टुकड़े ये इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। आप डेफिनेशन ऑफ वोल्केनो अगर देखें तो ए वोल्केनो इज ए होल और फीचर इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू which magma, molten rocks, gases, ash and other materials escape to the surface. Volcanic eruptions occur when magma and gases rise from inside the earth and erupt on the surface. The material ejected during a volcanic eruptions may include lava, magma into the surface. सरफेस के नीचे तो वो मैग्मा ही कहलाएगा, एस, गैसेस एंड रॉक फ्रेगमेंट्स। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी का फटना, यानी हमारे पास में जो वोल्केनिक एरप्शंस है वो कैसे होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास एक पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी की घटना दिखाई गई, जिसमें एक ज्वाला, यानी ये जो ऊपरी ये भाग है ये तो है ज्वाला, जिसको हम कहते हैं आग, और ये इसका मुख है। तो इसीलिए ज्वालामुखी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्वाला और दूसरा है मुख। तो मुखी कह रहे हैं तो मुखी का ही मुख होगा। तो ज्वाला का मुख, ज्वाला यहां किसको कहेंगे, अग्नि या आग को। तो आग का मुख यही क्या कहलाएगा, यही ज्वालामुखी कहलाता है। तो यही हमारे पास ज्वालामुखी का फटना हुआ। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखें तो ज्वालामुखी उद्गार यानी जो निकलता है, ये इरप्शन जो होता है वो कैसे होता है। तो ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। यानी ये जो ज्वालामुखी की घटना होती है उसका मुख्य रीजन क्या होता है, इसका मुख्य रीजन है प्लेट टेक्टोनिक जो भी है उसके कारण ही होता है। क्योंकि यह पाया गया है कि बहुधा यानी अधिकतर ये प्लेटें जो है वो सीमाओं के सहारे, जो प्लेट होती है, प्लेटों में दो प्रकार की सीमाएं, वैसे तो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है।
एक तो वो जो प्लेटें पास पास आती है, एक दूर दूर जाती है, और एक दूसरे के अगल बगल। जैसे अगर मैं देखूं, देखिए इस तरह से ये आमने सामने अगल बगल खिसकना है, एक ये सीधे आमने सामने आए इस तरह से टक्कर मारे, और एक दूर दूर चली जाए, बीच में से यहाँ क्या होगा, उद्गार होगा। तो ये तीन कंडीशंस होती है। तो प्लेटों की सीमाएं होती है, ये मार्जिन्स होते हैं, इन्हीं मार्जिन्स के सारे सारे क्रियाएं होती है। क्योंकि प्लेट सीमाएं पृथ्वी की ऊपरी परत में विभंग उत्पन्न होने हेतु कमजोर स्थल उपलब्ध करा देती है। तो ये प्लेटें क्या करती है वहां पर, कमजोर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्लेटें हैं दूर दूर जाएगी, अंदर से लावा क्या करेगा, दबाव बनाएगा, और जैसे ही दबाव बनेगा उसी दौरान क्या हो जाएगा, वहां पर ज्वालामुखी की घटना घटित हो जाएगी। विभंग उत्पन्न होने हेतु कमजोर स्थल उपलब्ध करा देती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति मेंटल प्लूम्स से मानी जाती है, और ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। अब क्या होता है हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट यानी इसको हम हिंदी में तप्त स्थल की संज्ञा भी देते हैं। यानी वहां पर क्या होगा, जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ है जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर, वो क्या करेंगे, रिएक्शंस करते रहते हैं, उसके कारण एनर्जी या टेम्परेचर जो है वो जनरेट होता रहता है, और दबाव के कारण भी क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने के दौरान या उसके कारण ही ये सारी घटनाएं होती है, और फिर वो दबाव बनाएगा नीचे से ऊपर की ओर आने के लिए। भूआकृतिक विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक यानी सडनली अचानक से होने वाली ये घटना, कि कोई पता नहीं रहता कब ज्वालामुखी फट जाए, तो अचानक से ये घटनाएं होती है, आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों में इसे रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी क्या होगा, यहाँ पर रचना होगी, यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्शंस होगा, कोई न कोई तल आकृति बनेगी, जैसे शंक्वाकार पर्वत का निर्माण हो जाए, किसके कारण, ज्वालामुखी के कारण। तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण, तो यहां पर क्या होगी, एक रचना बन जाती है, वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इनसे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल इनका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में करता है। देखिए हमारे पास में अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण भूगोल के आधार पर तो इसका अध्ययन क्या होगा, एक प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब भी ये ज्वालामुखी की घटना होती है तो उस दौरान क्या होगा, कोई ना कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई हानि होती है। मान लीजिए कोई कॉलोनी, कोई बस्ती वहां पर बसी हुई है, लोगों या जन निवास वहां पर है, आसपास में कोई जानवरों का निवास है, और वहीं पर यह घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनकी मौत या उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या हुई, एक डिजास्टर है, एक घटना ऐसी है कि जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो आपदा के रूप में इसको जानते हैं, क्योंकि इससे पारितंत्र और जन जीवन या जान माल की भी हानि होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, वही हमारे पास में वोल्केनिक इरप्शंस जो है, वोल्केनीज आर रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक बिकॉज दे आर often found at plate boundaries which provide weak zones in the earth's crust. Additionally, some volcanoes are also formed at locations called hot spot. यहां देखिए ये हॉट स्पॉट इंपॉर्टेंट है, तप्त स्थल जो होते हैं उसी के कारण इंपॉर्टेंट है कि वो जब भी तप्त स्थल हॉट स्पॉट होगा तो वहां पर टेम्परेचर के कारण क्या होगा, ज्वालामुखी घटना हो जाती है ड्यू टू मेंटल प्लूम्स। और ये हमारे पास में, क्योंकि हम सबसे बाहरी जो भाग है वो हमारे पास में लिथोस्फीयर होगा, और उसके नीचे क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर से क्या निकल के आएगी, तापमान के कारण वहां से ज्वालामुखी यानी कि हमारे पास मैग्मा निकल के आएगा, और वो भूपरपटी पर क्या मारेगा, टक्कर मारता है, और उसके कारण ही ये घटना होती है। इन जियोमॉर्फोलॉजी वोल्केनिज्म इज कंसिडर्ड ए कंस्ट्रक्टिव force that plays an important role in the formation of landforms, while in environmental geography it is seen as a natural disaster that harms ecosystems and life। यानी ये हमारे पास में पारितंत्र को भी नुकसान करती है ज्वालामुखी, और साथ ही जन धन यानी कि जान माल की भी हानि होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं ज्वालामुखी फटने के कारण, यानी जो ज्वालामुखी फटता है उसके मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। ज्वालामुखी फटने के मुख्य कारण पृथ्वी के भीतर की गर्मी। देखिए ये गर्मी कहां से आई, अभी मैंने चर्चा करी है कि यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनके कारण क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है तापमान और दबाव।
देखिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जब हमारे घर में कोई सब्जी बना रहे हैं कुकर के अंदर, और कुकर जो प्रेशर कुकर है उसमें ढक्कन लगा दिया और सब्जी जल्दी बनती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। किसके कारण? प्रेशर के कारण। यानी जब भी प्रेशर बनेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? हाई होगा। बस यही है कि भीतर की गर्मी और साथ में टेक्टोनिक प्लेट्स है। टेक्टोनिक प्लेट्स कितने प्रकार की हुई हमने अभी बताई थी, 3 तरीके से। कौन कौन पर इंपॉर्टेंट है? 2 तरीके से होगी, या तो होगी दोनों प्लेटें पास पास में आएगी यानी अभिसरित होगी, या दोनों प्लेटें दूर दूर जाएगी अपसरित होगी, या एक दूसरे के अगल बगल खिसकेगी, जिसको हम संरक्षी प्लेट भी कहते हैं। तो यहां पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति और मैग्मा चेंबर में दबाव का बढ़ना। मैग्मा चेंबर क्या होता है? मैग्मा चेंबर होता है जहां पर मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा जो कि पिघली हुई अवस्था में भरा हुआ है, उसी को हम मैग्मा चेंबर कहते हैं, जहां से ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा क्या करता है? बाहर की ओर निकलता है। चेंबर में दबाव बढ़ना, जब पृथ्वी के भीतर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो चट्टाने पिघलकर, अब ये टेम्परेचर हाई होने के कारण ही जो चट्टाने होती है, जो रॉक्स होती है, चाहे वो कितनी कठोर हो, वो क्या हो जाएगी? तापमान के कारण पिघल जाएगी। यानी पिघली हुई अवस्था में कुछ तो इतनी तरल हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, और कुछ उसी में क्या होगा? जब कोई केमिकल रिएक्शंस होगी, तो जब जैसे कि केमिस्ट्री लैब में हम देखते हैं कि 2 रसायनों को, केमिकल या रसायनों को हम आपस में क्या करा रहे हैं? क्रियाएं करवा रहे हैं, रिएक्शंस करा रहे हैं, तो उनमें कोई ना कोई गैस रिलीज होती है। सेम वही हमारे पृथ्वी के अंदर होता है कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उनके कारण टेम्परेचर हाई हो रहा है, साथ ही हमारी जो प्लेट है वो पिघल रही है, और गैस के रूप में भी, क्योंकि अभी मैंने कहा रासायनिक प्रक्रिया के कारण भी गैसें उत्पन्न होती है, तो गैस भी बनी। और अगर हमारे वहां पर जल है तो जल भी क्या होगा? तापमान के कारण जलवाष्प में बदल जाएगा। तो ये क्रिया हो गई। चट्टाने पिघलकर मैग्मा में बन जाती है, और ये मैग्मा जो गैसों से भी भरपूर होता है। मैग्मा में क्या है? गैसें भी है। पृथ्वी की सतह की ओर दबाव डालता है। जब यह दबाव भूपर्पट्टी की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है तो ज्वालामुखी फट जाता है। यानी हमारी पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है, जिसको हमने क्या कहा? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जितना हो सके उतना क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। लेकिन कितना रोके? जब प्रेशर बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, एक ऐसा समय आएगा कि उसको टूटना ही पड़ेगा। यानी जैसे हमारे पास प्रेशर कुकर होता है, उसमें हम सब्जी बना रहे हैं, और जब सब्जी बना रहे हैं तो उसमें दबाव इतना बन जाता है कि जो कुकर की सीटी है वो आखिरकार उसको ऊपर होना ही पड़ता है, और वो गैस क्या होती है? रिलीज हो जाती है। सेम यही प्रोसेस यहां पर भी हो जाता है। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं causes of volcanic eruptions. The main causes of volcanic eruptions are the heat within the earth, the moment of tectonic plates, and the increase in pressure in the magma chamber. When the temperature within the earth becomes too high, rocks melt and turn into magma. This magma, which is also rich in gases, exerts pressures towards the earth's surface. When this pressure exceeds the tolerance of the crust, the volcano erupts. यानी ये जो हमारे पास में ज्वालामुखी है वो क्या होता है? उद्गारित हो जाता है, बाहर की ओर आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं ज्वालामुखी फटने के कुछ मुख्य कारण, मेन जो कॉजेज है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारे पास में भूगर्भ में अत्यधिक ताप, और ये ताप किसके कारण आया था? अभी हमने बात करी थी पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ। एक तो ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं और दबाव के कारण, ये 3 मुख्य कारण थे जिसके कारण क्या बढ़ा? टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ही क्या हुआ? ज्वालामुखी फटा। तो ये मुख्य कारण था। ये तापमान चट्टानों को क्या कर देता है? पिघला देता है, और उससे पिघली हुई चट्टानों को हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा बन जाता है, एक कारण। दूसरा कारण था टेक्टोनिक प्लेटों की गति। टेक्टोनिक प्लेटों की गति क्या होती है वो भी हमने अभी भी बात करी है। अपसारी गति, अभिसारी गति और संरक्षी गति। अपसारी की बात करें इसका मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, अभिसारी की बात करें दोनों एक दूसरे के पास पास आ रही है। तो पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो लगातार गतिमान है जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है। अब देखिए गतिमान है, ये देखिए 2 प्लेटें मेरे दोनों हाथों को, एक प्लेट ये एक ये, दोनों गति करते हुए आपस में आई, पास में आते क्या हुई? टकराई। जैसे ही टकराएगी तो इनमें कोई ना कोई एक प्लेट जो कि कंपेरेटिवली एक दूसरे से थोड़ी भारी होगी,
फॉर एग्जाम्पल ये वाली भारी है तो क्या होगा, इसका सबडक्शन होगा, इसका क्षेपण होगा, और जैसे ही क्षेपण होगा तो ये जो भाग है ये बेनियोफ जोन, यहां पर जाकर ये क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने के कारण ये पिघलेगा, और पिघलते ही क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो इस प्लेट पे क्या बनाएगा, दबाव, और इसी दबाव के कारण क्या होगा, यहाँ पर ज्वालामुखी घटना हो जाती है। तो टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो लगातार गतिमान है, जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे के नीचे खिसकती है तो इसमें गर्मी और दबाव पैदा होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकता है या बनता है। ये दूसरा कारण था। तीसरा हमारे पास है मैग्मा चेंबर में दबाव, यानी मैग्मा चेंबर क्या है, अभी हमने बताया कि जहां पर मैग्मा क्या होता है, इकट्ठा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मैग्मा चेंबर कहते हैं। तो इसमें जितना मैग्मा पिघल पिघल के इकट्ठा होता जाएगा उतना ही क्या बनेगा, उस पर दबाव बनेगा, और उसी दबाव के कारण क्या होगा, यहाँ पर ज्वालामुखी फटने की घटना शुरू हो जाएगी। तो मैग्मा चेंबर में दबाव, मैग्मा चेंबर जो ज्वालामुखी के नीचे स्थित होते हैं में मैग्मा और गैसें जमा होती है, जब इन गैसों का दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो ये ज्वालामुखी के कमजोर हिस्सों से बाहर निकलने की कोशिश करता है जिससे विस्फोट हो जाता है। यानी जो हमारे अर्थ जो बाहरी भाग है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर पे जो जितना कमजोर होगा वहीं से क्या होगा, टक्कर मार के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर नहीं आ रहा है तब भी कुछ समय के लिए उसको पिघलाएगा, पिघलाते पिघलाते उसको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, और कहीं न कहीं एक समय ऐसा आएगा जब ये उसको तोड़ देगा। तो ये तीसरा कारण था। चौथा हमारे पास में गैसों की उपस्थिति, यानी हमारे मैग्मा में विभिन्न गैसें मौजूद होती है जैसे कि जलवाष्प। देखिए सर्वाधिक मात्रा में अगर ज्वालामुखी के दौरान कुछ निकलता है तो सबसे ज्यादा भाग जो आता है वो क्या आता है, हमारे पास में गैसों का आता है, और उन गैसों में भी जलवाष्प, क्योंकि जलवाष्प जो है सर्वाधिक मात्रा में आता है बाहर, और ये लगभग 60 to 90%, 60 से लेके और 90% भाग है जो जलवाष्प का ही होता है, ज्वालामुखी के क्रिया के दौरान बाहर निकलने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो गैस होती है वो भी साथ में निकलती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो गैस है ये भी इस के दौरान निकलती है। ये गैसें जब मैग्मा के साथ मिलती है तो विस्फोट को और अधिक विस्फोटक बना दे सकती है, क्योंकि हमें पता है जब भी गैस निकलेगी तो गैस क्या करेगी, ज्यादा विस्फोटक बनाएगी। तो ये थे मुख्य कारण। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं, वही हमारे पास में सम मेन रीजन्स वाई वोल्केन्स एरप्ट, यानी हमारे जो मेन रीजन्स है उनमें एक्सट्रीम हीट इनसाइड द अर्थ, मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, प्रेशर इन द मैग्मा चेंबर एंड प्रेजेंस ऑफ गैसेस। ये हमारे मेन 4 रीजन थे जिसके कारण ही क्या होता है, हमारे पास में ज्वालामुखी जो है वो फटता है या इरप्ट होता है। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी वैसे हम देखा जाए तो ये जो प्रकार हमारे सामने अभी है, ये प्रकार हमारे मुख्यतः 3 प्रकार, और 3 प्रकार है उद्गार की समय अवधि के आधार पर, यानी कितने समय तक वो उद्गार हो रहा है उस आधार पर हम देखते हैं। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, अभी आधार बेस हमें पता होना चाहिए, और वो बेस इसका क्या है, इसका जो मैंने बताया है ये बेस है उद्गार की समय अवधि के आधार पर। तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी, 3 मुख्य है हमारे पास में। फर्स्ट है सक्रिय, जिसको हम एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। अब देखो नाम से ही समझ में आ गया होगा, एक्टिव का मतलब यहां पर क्या हुआ, एक्टिव का मतलब ये सक्रिय है, कंटिन्यू ये काम कर रहा है, यानी हमेशा के लिए। एक बार कोई इरप्शन हो रहा है तो कुछ समय बाद फिर से इरप्शन हो रहा है, फिर कुछ समय बाद फिर से इरप्शन हो, यानी समय समय पर ये क्या हो रहा है, ये उद्गार हो रहा है, समय समय पर लावा निकल के आ रहा है। तो सक्रिय ज्वालामुखी ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। ये ज्वालामुखी वे होते हैं जो वर्तमान में तो सक्रिय है, अभी तो है, पहले भी थे, आज भी और आने वाले समय में भी ये सक्रिय रहेंगे। तो ये मुख्यतः सक्रिय जो ज्वालामुखी, इसकी डेफिनेशन हुई, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में सक्रिय है, जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं और इनके फिर से फटने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हम सक्रिय ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। सेकंड हमारे पास में प्रसुप्त, सेकंड हमारे पास कौन सा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। डोरमेंट वोल्केनो देखो नाम से ही समझ में आ गया, प्रसुप्त यानी कुछ समय पहले ये उद्गार हुआ था इस ज्वालामुखी का, उसके बाद में ये शांत है और आने वाले समय में फिर से कुछ समय बाद आएगा। अभी शांत है, हो सकता है 100, 200, 300 साल बाद फिर से इसका इरप्शन हो, फिर से इसका उद्गार हो जाए। तो ये ज्वालामुखी वे हैं जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है,
लेकिन इन पर विश्वास नहीं रखा जाएगा, कभी भी ये उद्गार कर सकते हैं। अभी सोए हुए हैं, जैसे हम देखते हैं कि सोया व्यक्ति कभी भी जाग सकता है, बस वही कहानी इसके साथ होती है। तो लेकिन भविष्य में इनके फिर से फटने की संभावना, देखिए फिर से फटने की संभावनाएं बनी रहती है या होती है, कभी भी ये उद्गार कर सकता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? डोरमेंट वोल्केनो। थर्ड हमारे पास में है मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत, अब देखो नाम से समझ में आ गया, मृत कह दो या शांत, यानी ये बिल्कुल मर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ये ज्वालामुखी आया ही नहीं होगा, एक बार जरूर आया है, उसके बाद में ये कभी भी उद्गार नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अब ये शांत हो गया है, इसीलिए इसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये ज्वालामुखी वेज हैं जो हजारों साल पहले फट चुके हैं और जिनके फिर से फटने की कोई संभावनाएं नहीं है, यानी हजारों साल पहले ये उद्गार करे थे, अब इनकी कोई चांसेस नहीं है। इसको हम कहते हैं शांत या मृत, ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, टाइप्स ऑफ वोल्केनो हमारे पास वही 3 टाइप्स है, और फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनो, सेकंड हमारे पास में डोरमेंट वोल्केनोस, और थर्ड हमारे पास डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। ये 3 हमारे टाइप है इसके। अगली साइड में देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो ऑल अर्थ है, हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है, वही हमारा विश्व है। उस विश्व में मुख्यतः देखा जाए तो देखिए आइसलैंड में हमारे पास में, स्टाम्बोली में, इसके अलावा फ्यूजियामा, देखिए ये स्टाम्बुल ये नाम है, ठीक है, ये नाम। तो ये यहाँ पर क्या है? इटली, इटली के लिपारी द्वीप पे। आइसलैंड, फ्यूजियामा जापान में, मेयोन या फिलीपींस में, क्राकाताऊ इंडोनेशिया, मोनालोवा हवाई द्वीप में, ठीक है। इसी प्रकार में एक कांकागुआ, ये ओजोस डेल सलादो, चिम्बारेंजो, कोटोपैक्सी, पीली, ये विभिन्न, और किलिमंजारो, ये विभिन्न प्रकार के विश्व में ये मुख्य मुख्य दिखाए गए हैं, सारे नहीं। वैसे तो विश्व में कम से कम 500 तो सक्रिय ही है, कम से कम, यानी इनकी कोई गिनती नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में ये है। ये केवल इंपोर्टेंट्स आपको दिखाए गए। अब बात करते हैं हमारे पास में कि विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख जो ज्वालामुखी है, उसमें सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत, देखिए सक्रिय का दूसरा नाम क्या है? जागृत, ये एक्टिव है। तो एक्टिव वोल्केनो, अब ये कहाँ कहाँ है? अभी देखिए हम पिछली स्लाइड में हमने देखा, ये जो विश्व के हैं इसमें विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी है। तो ये विश्व में कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले देखिए सक्रिय की बात करते हैं, और सक्रिय ज्वालामुखी में इटली, इटली का एटना, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। इटली में कौन सा? एटना। इसी के साथ में, क्योंकि इटली में एक और है हमारे पास में जो सक्रिय है, और उसका नाम है स्टाम्बोली, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। हवाई द्वीप का मोनालोआ, ये हवाई द्वीप में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का ही भाग है। भूमध्य सागर में स्थित देखिए स्टाम्बोली, भूमध्य सागर में कौन सा है? स्टाम्बोली, जो कि इटली का ही है, लिपारी द्वीप पर स्थित है। को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? देखिए लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास स्टाम्बोली जो ज्वालामुखी है, जब इसमें उद्गार होता है तो इसमें गैसें सबसे ज्यादा आती है, और वो भी कैसी? ज्वलनशील गैस है, यानी वो ऊपर वायुमंडल में जलती रहती है। और जब जलती रहती है तो कहीं जब वहां से भूमध्य सागर से कोई नाविक निकलता है तो उनको वो जलता हुआ दिखता है, रोशन यानी कि रोशनी की तरह वो चमकता हुआ दिखता है, जैसे कोई लाइट हाउस है, तो वो दूर से ही पहचान लेते हैं। तो वो क्या करते हैं? उस ज्वालामुखी के पास जाते ही नहीं है, और बगल से उनका जहाज निकाल के ले जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं प्रकाश स्तंभ। ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है कि विश्व का या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? स्टाम्बोली। इसके अलावा इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी, देखिए कोटोपैक्सी जो कि कहां पे है? इक्वेडोर, और इक्वेडोर कहां है? दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप में है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर अगर कोई सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो कौन सा है? वो है कोटोपैक्सी। कहां पर है? इक्वेडोर में। अगर इक्वेडोर नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर आएगा हमारे पास में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा हमारे पास में आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। और ये हमारे पास में देखिए डोरमेंट की खासियत हमें पता है कि जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है और वो कभी भी जागृत हो सकता है, सेम वही कहानी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में क्राकाताओ, ये
प्रसुप्त ज्वालामुखी, अचानक से इसमें विस्फोट हो जाता है और ये कई लोगों को क्या कर देता है, वहां मार देता है। इसी प्रकार इटली का विसुवियस, इटली में देखिए कितने देखे हमने अभी अभी, दो तो सक्रिय देखे और तीसरा क्या देखा हमने, ये है प्रसुप्त। तो दो तो कौन से थे, इटली में हमारे पास एटना सक्रिय में, स्ट्राम्बोली, दोनों क्या है ये सक्रिय है। और तीसरा कौन सा है हमारे पास में, तीसरा विसुवियस, इसके प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास में मृत या शांत ज्वालामुखी, जिसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। ये है अफ्रीका का किलिमंजारो। देखिए अफ्रीका में किलिमंजारो, तंजानिया जो देश है वहीं पर ये है किलिमंजारो। और किलिमंजारो क्या है, इनमें कभी भूतकाल में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन अब इनमें कोई उद्गार की संभावनाएं नहीं है। किलिमंजारो, इसी प्रकार म्यांमार का माउंट पोपा, म्यांमार में है माउंट पोपा, जिसमें उद्गार हुआ था लेकिन अब उनका उसमें उद्गार नहीं हो रहा है। ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, देवबंद और कोह सुल्तान, देवबंद और कोह सुल्तान दोनों ही कहाँ है, ईरान में है, जो कैसे है, मृत या शांत है। दक्षिणी अमेरिका का चिम्बाराजो, दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, चिम्बाराजो। अब देखिए तो हमारे पास, क्योंकि हम भारतीय, तो भारत के भी ज्वालामुखी हमें पढ़ने हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है बैरन ज्वालामुखी। इसके अलावा जो शांत की बात करूं, प्रसुप्त या सॉरी शांत नहीं, प्रसुप्त की बात करते हैं तो प्रसुप्त में हमारे पास में कौन सा है, नारकोंडा या नारकोंडम, ये भी क्या है, भारत का ज्वालामुखी है। तो ये थे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रमुख पदार्थ। तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया के दौरान कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो गैसें, कौन कौन सी गैसें, तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली मुख्य गैस में सबसे ज्यादा अगर कुछ निकलता है तो वो क्या है, जलवाष्प। जलवाष्प यानी हमारे पास में जल वाष्प जल की है तो H2O उसका सूत्र होगा, तो जल है लेकिन वो गैसियस फॉर्म में है, तो जल वाष्प इसको कहेंगे H2O। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस कौन सी हमारे पास, CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जैसी गैसें भी निकलती है। कुछ मात्रा में हाइड्रोजन क्लोराइड भी निकलता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है और अन्य गैसें भी निकल सकती है। ये सब किससे निकल रही है, ज्वालामुखी के फटने से निकलती है। नेक्स्ट, तो ये तो थे गैसेस, यानी कौन कौन सी गैसें हैं। फिर आता हमारे पास में कि तरल जो भाग है जिसको हम लावा कहते हैं, पिघली हुई अवस्था, चट्टानों का पिघला हुआ रूप, वो क्या है हमारे पास में, लावा। लावा ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ मैग्मा है जो सतह पर बहता है। तो लावा कहाँ आया, सतह पर, सतह पर आते ही लावा कहलाएगा, जबकि अंदर क्या कहलाएगा, वो मैग्मा कहलाता है। लावा की संरचना और चिपचिपाहट या विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार और मैग्मा की संरचना पर निर्भर करता है या करती है। लावा ठंडा होकर ठोस चट्टान बन जाता है। जैसे ही लावा बाहर आएगा उद्गार हो जाएगा, उद्गार होने के बाद में वो जम जाएगा और जमते ही ठंडा होगा, ठंडा होते ही क्या हो गया, एक चट्टान का रूप बन जाएगा और वो चट्टान कैसी होगी, कठोर चट्टान। तीसरा हमारे पास में आता है टेफ्रा, जिसको फ्रेगमेंटेड डेब्रिस या फ्रेगमेंटेड मेटर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये चट्टान जो हमारे पास लिथोस्फेयर है, जैसे ही लावा अंदर से आएगा पाइप से और टक्कर मारेगा तो ये जो बाहरी भाग है जिसको लिथोस्फेयर का, ये सॉलिड है, ये ठोस है, और जैसे ही टक्कर मारेगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, यानी सॉलिड जो भाग है ये फ्रेगमेंटेड डेब्रिस कहलाते हैं। टेफ्रा ये कठोर या ठोस है। टेफ्रा ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले ठोस मलबे को कहते हैं। टेफ्रा में ज्वालामुखी राख, अब देखिए इसमें क्या क्या होती है, राख होती है, इसके अलावा लेपिली होती है, इसके अलावा धूल होती है। तो राख, लेपिली और ज्वालामुखी, और इसके अलावा बम भी होते हैं। बम क्या होते हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उद्गार के समय जो हमारे पास लिथोस्फेयर है उसके कुछ टुकड़े जैसे वो टक्कर मारता है तो ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं और अचानक से वो जैसे नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से बमबारी हो रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बम कहते हैं। थोड़ा साइज में बड़े होते हैं, चट्टानी ठोस पार्ट होते हैं। तो लेपिली, राख और बम। लेपिली लगभग मटर के दाने के समान जो ठोस पार्टिकल्स है उन्हें क्या कहते हैं, लेपिली कहते हैं। अखरोट भी कह सकते हैं, अखरोट के साइज के या मटर के दाने के समान। ज्वालामुखी राख सबसे महीन कण होते हैं, जबकि ज्वालामुखी बम चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं। हालांकि ज्वालामुखी जो राख है जिसको हम एस कह रहे हैं, इससे भी छोटे कण होते हैं, उसको डस्ट कहते हैं। डस्ट यानी धूल, और उसकी साइज होती है 0.05 mm। इससे ये छोटे होते हैं, इनको क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं हम धूल कहते हैं, डस्ट कहते हैं, डस्ट पार्टिकल सबसे छोटा है। इससे बड़े होते हैं हमारे पास में राख, जिसका आकार होता है 0.0 पॉइंट, केवल 1 मिनट यहां पर सिर्फ 0.5 इतना का साइज जो होता है, ये क्या होगा, ये राख होती है। तो देखिए ये तो हमारे पास में है, सॉरी ये राख है और ये धूल है और ये राख है, ठीक है। तो ये इस छोटे साइज के होते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे, सब्सटेंसेस एमिटेड फ्रॉम वोल्केनस, तो इसमें हमने पढ़ा था गैसेस, इसमें हमने पढ़ा था स्लैग, इसमें हमने पढ़ा था टेफ्रा। तो ये 3 टाइप्स है। तो ये था हमारे पास में आज का ज्वालामुखी का पूरा टॉपिक। जैसा कि हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लासेस भी हम लेकर आएंगे आपके सामने और भी टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू।